Hello dear friends, once again welcome to the Pharmastar Academy, welcome to the Bright Future। आप सभी का स्वागत है हमारे 15 दिन के लक्ष्य सीरीज के सेकेंड डे पर। लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जीएमपी गाइडलाइंस परमिटेड लिमिट ऑफ द सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज 100 ppm, 1 ppm, 10 ppm और 0.10 ppm। तो जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है उसमें सॉलिड कंटेंट की परमिटेड लिमिट क्या है अकॉर्डिंग टू दी जीएमपी गाइडलाइंस। तो एज वी नो वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो प्योर होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, तो उसमें मैक्सिमम सॉलिड कंटेंट की लिमिट जो है एज पर जीएमपी गाइडलाइंस तो वो है 10 ppm। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स द फोलिक एसिड सिंथेसिस। फोलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक कौन करता है? सल्फानिलामाइड, कार्बोनिलामाइड, अल्किलामाइड और एक्रिलामाइड। तो हमें पता है फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर की अगर क्लास देखी जाए तो हमारे दिमाग में एक ही क्लास सबसे फर्स्ट आती है, वो होती है हमारी सल्फोनिलामाइड्स की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिकॉज जो अदर है कार्बोनिलामाइड नॉट एंटीफोलेट, देन जो अल्किलामाइड एक्रिलामाइड है उनके पास ऐसी कोई भी एक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, any person aggrieved by any notification issued regarding drugs order may apply to government for a review within of publication in the official gazette। तो रिव्यू के लिए कितना टाइम पीरियड होता है? 10 डेज, 30 डेज, 15 डेज और 6 मंथ। 6 मंथ्स तो नहीं होगा, बहुत लॉन्गर हो जाएगा। 10 डेज इज आल्सो नॉट। तो दो ऑप्शन हमारे बचते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 15 डेज। As per the drug price control order, review can be filed within the 15 days of the notification। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी गई है, वहां से हमें जो रॉन्ग टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है कि बाकी टर्म्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सही है। तो देखते हैं यहाँ पर पैटर्न में क्या चल रहा है। 2, 5, 10, 50 एंड 500। तो जैसे हम देखेंगे 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो 10 आएगा, 10 और 5 का करेंगे तो 50 आएगा, 10 और 50 का करेंगे तो 500 आएगा। मतलब जब हम पहले वाले दो नंबर्स की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो थर्ड नंबर आता है। तो इसी तरह से सीरीज आगे भी चलेगी। तो 50 और 500 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर कुछ तो 25,000 आएगा, लेकिन यहाँ पर 5,000 दिया गया है, तो रॉन्ग टर्म ही हमें ढूंढनी थी, दैट इज 5,000। This is the explanation for that। Next question है, the purpose of combined drug regimen in tuberculosis is mainly to increase the duration of active therapy, to delay the emergence of drug resistance, promote the placebo effect on patient or to get the better effect। तो जो ट्यूबरकुलोसिस की थेरेपी में कंबाइंड ड्रग रेजिमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसका मेन पर्पस क्या है कि एक्टिव थेरेपी के ड्यूरेशन को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, या फिर जो भी ड्रग रेजिस्टेंस होता है उसकी इमरजेंस को डिले करने के लिए दिया जाता है, या फिर प्लेसिबो इफेक्ट प्रमोट करने के लिए, या बेटर इफेक्ट ऑब्टेन करने के लिए। तो एज वी नो, जब भी हम कंबाइंड थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ट्यूबरकुलोसिस का तो उसका मेन एम होता है जो कुछ भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है उस रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करना, डिले करना। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, टू डिले द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें हमें अरेंज करना है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑप्शंस में फर्स्ट नंबर पर क्या दिया है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 2 है और 4 है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे फर्स्ट तो एक तो 4 नंबर वाला आएगा वर्ड, या फिर सेकंड नंबर वाला आएगा। तो दोनों में कंपेयर करते हैं तो दोनों में फर्स्ट दो लेटर सेम है, बी है, लेकिन थर्ड लेटर यहाँ पर एन है और यहाँ पर यफ है। तो एन से पहले यफ आता है तो सबसे फर्स्ट आएगा हमारा बैकवर्ड। तो जो सेकंड वाले ऑप्शन से वो तो चले जाएंगे, बचा हमारा ऑप्शन ए और डी। कि ऑप्शन ए और डी में सबसे फर्स्ट है हमारा बैकल, तो बैकल के बाद नेक्स्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट कंपैरिजन है हमारा 2 और फर्स्ट ऑप्शन का, सेकेंड और फर्स्ट ऑप्शन का। तो देखो यहाँ पर बी के बाद आर है और यहाँ पर बी के बाद ए है, तो ऑब्वियसली आर से पहले ए आता है, फर्स्ट लेटर हमारा ए होता है, इसलिए सेकंड नंबर को आएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, सेकंड। तो यहाँ पर हमें ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए।
Next question. All amino acids used in the protein biosynthesis have at least one asymmetric center except जो भी अमीनो एसिड्स थे जो कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस में यूज होते हैं तो उन सब में एक असिमेट्रिक सेंटर है मतलब कायरलिटी प्रेजेंट है उसे हम कायरलिटी बोल सकते हैं। लेकिन जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास कोई भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है? मिथ्योनाइन, अर्जिनिन, ग्लाइसिन और टायरोसिन। तो देखो मिथ्योनाइन में कायरलिटी होती है, अर्जिनिन में होती है, टायरोसिन में होती है, लेकिन ग्लाइसिन में किसी भी तरह की कायरलिटी नहीं होती है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक फैसिलिटी? ब्लड बैंक को चलाने के लिए कौन से पर्सनल की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें? मेडिकल ऑफिसर, हाँ ये तो लगेगा। रजिस्टर्ड नर्स, इनकी भी जरूरत होगी। ब्लड बैंक टेक्नीशियन पोजेसिंग डीएमएलटी, इनकी भी जरूरत होगी। मेडिकल सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर की कोई नीड है क्या वहां पर? नहीं है। सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। और others are the essential staff लेकिन मेडिकल सोशल वर्कर इज नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट है which of the following is referred to as mucosal antibody? mucosal antibody IgG, IgE, IgM और IgA। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो देखो जो IgG होती है वो तो हमारी सीरम एंटीबॉडी होती है, सो ये नहीं आएगा। IgE जो होती है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक, देन IgM जो होता है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है और IgA जो होता है इट इज रेफर्ड एज द म्यूकोसल एंटीबॉडी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो IgA होता है हमारा सलाइवा में प्रेजेंट होता है, टीयर्स में होता है, मिल्क होता है, म्यूकोसल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ नाइट्रेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो हम नाइट्रेट्स यूज करते हैं तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है टॉलरेंस ऑकर्स ओनली टू द एडवर्स इफेक्ट एंड नॉट टू एंटी एंजाइनल इफेक्ट। नो। नाइट्रेट्स और डायूरेटिक इफेक्ट, ये भी नहीं है। ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट इज गिवन टू रिलीव एंजाइना रैपिडली, हाँ सबलिंगुअल रूट से हम ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट प्रोवाइड करते हैं, ये सही है। आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन, नो ये भी गलत है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट इज गिवन टू रिलीव द एंजाइना रैपिडली, विद इन 3 मिनट्स वो इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस इज? ऑप्शन ए पेप्सिनोजन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गलत है ना आंसर्स उसे पहले रिमूव करेंगे फिर सही आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। पेप्सिनोजन कैसा होता है हमारा इनएक्टिव होता है, सो ये नहीं आएगा। उसके बाद है एंजाइम पूछा है और गैस्ट्रिन जो है हमारा हार्मोन होता है तो गैस्ट्रिन भी नहीं आएगा। बचे हमारा पेप्सिन और ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन होता है वो पैनक्रिएटिक होता है, ये भी नहीं आएगा। तो गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम होता है एक्टिव प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा पेप्सिन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, which of the following compound is added as a reducing compound to a medium to decrease its oxygen content? मीडियम के ऑक्सीजन कंटेंट को डिक्रीज करने के लिए ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है? सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम साइनाइड और सोडियम थियोग्लाइकोलेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोडियम थियोग्लाइकोलेट, which is used in the anaerobic culture media to reduce the oxygen. So dear student, to join the free test series, download the PharmaStar application from the Play Store. You will see the interface like this. You have to click on the free test tile to solve the test. इससे आपका और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। The next question is squeezing of WBCs through pores of blood capillaries is called as, मतलब डेफिनेशन पूछ रही है ब्लड कैपिलरीज के पोर्स में से जो स्क्वीजिंग होती है WBC की उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पैसिव डिफ्यूजन में, पैसिव डिफ्यूजन मतलब क्या होता है वहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये नहीं आएगा। कि देन पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस हमें पता है पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग सेल इंगल्फिंग फिनोमेना है।
कीमोटैक्सिस मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द इंफ्लेमेटरी सेल्स टू द साइट ऑफ द इंजुरी, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी है हमारा, डायापेरेसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्क्वीजिंग ऑफ द डब्ल्यूबीसीज थ्रू द पोर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड एज द डायापेरेसिस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन कौन सी? RH negative mother bearing her first RH positive child, RH negative mother bearing her second RH positive child, RH positive mother bearing the first RH negative child, और RH positive mother bearing her second RH negative child। तो इस एंटीजन जो भी एक ब्लड ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखो, जब RH नेगेटिव मदर बियरिंग हर फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड, तो फर्स्ट चाइल्ड के वक्त क्या होता है, सेंसिटाइजेशन रिएक्शन होती है, सेंसिटाइजेशन होता है। ये RH पॉजिटिव मदर वाले ऑप्शन तो नहीं आएंगे बच्चे, दो ऑप्शन जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट में क्या होता है, सेंसिटाइजेशन होता है, और सेकेंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोस्ट डेंजरस सिचुएशन पूछा गया है जब RH नेगेटिव मदर बियर हर सेकंड RH पॉजिटिव चाइल्ड, देन देयर इज अ हिमोलाइटिक कंडीशन, वहां पर हिमोलाइटिक कंडीशन प्रोड्यूस होती है फिटस के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। फर्स्ट प्रेगनेंसी sensitizes mother and second causes the erythroblastosis fetus। erythroblastosis fetus मतलब क्या होता है, erythroblastosis मतलब वहां पर हिमोलाइटिक कंडीशन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेल्स कि ये बताने की जरूरत है, अभी जस्ट बताया है। फर्स्ट, हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न रिलेटेड टू द ब्लड ग्रुप्स, टाइप ऑफ द एनीमिया, डिसीज रिलेटेड टू द बोन मैरो, डिक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल काउंट। ये नहीं है, ये भी नहीं है, एनीमिया के टाइप में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेल्स, इसका मतलब होता है हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न रिलेटेड टू द ब्लड ग्रुप्स। The next question is, which process leads to a change from the liquid to solid form causing the denaturation of the proteins? कि तो यहाँ पर दो सेंटेंस ज्यादा याद रखो, फोकस करो। लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है और डीनेचुरेशन हो रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स का तो कहाँ पर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन, बी कोएगुलेशन, सी एग्लूटिनेशन, डी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन तो हमारी सेपरेशन टेक्निक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। एग्लूटिनेशन में क्या होता है, क्लम्पिंग होता है। प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके, कोएगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होता है और लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल दिया है, एक का पार्ट जो सॉलिडिफाई होता है उसी को कोएगुलेशन बोल सकते हैं। Next question, HLB values of 4 surfactant are listed below. Which of them is suitable for use as W/O emulsifier? तो 4 surfactant की यहाँ पर HLB values प्रोवाइड किए हैं। surfactant A, B, C, D 20, 2.1, 13.3 and 4.7। पूछा क्या गया है, W/O। W/O कौन सा हो सकता है? तो हमने पीपी के लेक्चर में देखा है, ग्रिफिन्सन स्केल देखी है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस वाली, तो ट्रिक के साथ हमने याद भी रखा है। क्या होता है, W/O और O/W से दो मेजर कैटेगरीज फॉर्म होते हैं। तो W/O इमल्शन के लिए हमारी रेंज क्या थी, 3 to 6। तो 3 to 6 के बीच इसमें कौन सा आता है, ये 3 से कम है कि ये ज्यादा है? तो अब करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी, 4.7 इज कंसिडर्ड एज दी W/O इमल्सिफायर। अगर वैल्यू ज्यादा हो तो उसे O/W बोलेंगे। Next question है, all of the following are the feature of the imesaligide except A, less oral absorption, B, weak COX inhibitor, C, high protein binding, D, potent anti-inflammatory action। तो इसमें से 3 फीचर्स निमेसलाइड के हैं और एक नहीं है, जो नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। कि तो जो निमेसलाइड है वो पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन शो करता है, करेक्ट है। हाई प्रोटीन बाइंडिंग होती है, ये भी सही है। वीक कॉक्स इनहिबिटर है, ये भी सही है। लेकिन लेस ऑरल एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, जो निमेसलाइड होता है उसका एब्सॉर्प्शन वेल होता है, नॉट लेस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। The next question, plasmid conferring resistance are called R plasmid, core plasmid, cryptic plasmid और degradative plasmid।
तो क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं R फॉर रेजिस्टेंस, R प्लाज्मिड इज करेक्ट आंसर फॉर द प्लाज्मिड कन्फरिंग रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय। नो नीड टू सी द ऑप्शंस। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बैटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द ड्रग्स आर नार्कोटिक एक्सेप्ट। कौन सा ड्रग नार्कोटिक नहीं है? तो ओपियम इट कम्स अंडर द नार्कोटिक कैटेगरी, कैनाबिस अल्सो, हेम्प अल्सो, सिंकोना, सिंकोना क्या है हमारा एंटी मलेरियल कैटेगरी में आता है। सो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सिंकोना, बिकॉज others आर नार्कोटिक, सिंकोना इज द एंटी मलेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है choose the conclusion which logically follows from the given statement। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है और कंक्लूजन दिया है, तो सही कंक्लूजन कौन सा है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। सम मेन आर एजुकेटेड, एजुकेटेड पर्सन प्रिफर द स्मॉल फैमिलीज, कि ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है, ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड, एंड सेकंड है सम मेन प्रिफर द स्मॉल फैमिलीज। तो कंक्लूजन फर्स्ट थोड़ा देखो, ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड, जरूरी तो नहीं है कि सभी स्मॉल फैमिलीज एजुकेटेड हो ना। सेकंड क्या है, तो ये नहीं आएगा। सेकंड इज सम मेन प्रिपेयर द स्मॉल फैमिलीज, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट, सम मेन आर एजुकेटेड, ठीक, कुछ मेन एजुकेटेड होते हैं और जो एजुकेटेड होते हैं वो क्या करते हैं, दे प्रिपेयर द स्मॉल फैमिलीज। सो ऑप्शन जो कंक्लूजन सेकंड है वो हमारा फॉलो करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। Next question. Penicillin G continues to be the first line treatment for the following as the positive organism has not developed a resistance as yet. गोनोरिया, सिफिलिस, स्टेफाइलोकोकस या इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर जो भी 4 डिसीजेज दिए उनका जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, 3 इसमें से ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ने पेनिसिलिन जी के लिए रेजिस्टेंस डेवलप किया है, इसलिए हम पेनिसिलिन जी वहां के ट्रीटमेंट में नहीं यूज कर सकते। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है, यहाँ पर एक डिसीज ऐसा है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अभी तक पेनिसिलिन जी के लिए सेंसिटिव है, उसने अभी तक रेजिस्टेंस डेवलप नहीं किया है, तो ऐसा कौन सा है? उसका सही आंसर होगा हमारा सिफिलिस, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनिमा, जो कि पेनिसिलिन जी के लिए सेंसिटिव होता है, उसने अभी तक रेजिस्टेंस डेवलप नहीं किया है। सो पेनिसिलिन जी को हम उसके ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अनटोवर्ड इफेक्ट इज शेयर्ड बोथ बाय फिनोबार्बिटोन एंड फिनिटोइन। ठीक, ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो फिनिटोइन और फिनोबार्बिटोन दोनों शो करते हैं? सेडेशन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हिर्सुटिज्म एंड जिंजिवल हाइपरप्लासिया। तो जो सिडेशन होता है वो सिर्फ फिनोबार्बिटोन शो करता है, जो जिंजिवल हाइपरप्लासिया होता है वो फिनिटोइन शो करता है। ठीक, देन ऑप्शन सी भी यहाँ पर नहीं आता। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है जो दोनों के बीच कॉमन इफेक्ट है, जो फिनोबार्बिटोन एज वेल एज फिनिटोइन दोनों शो करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट वायरसेस आर डिटेक्टेड बाय हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट। ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी रूबेला। कौन से वायरसेस डिटेक्ट किए जाते हैं हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट से? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस is the correct answer because this virus agglutinate the RBCs, RBCs को agglutinate करता है। So correct answer is influenza. Thank you dear student। अगर आप